स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7B पार्ट 1। ओके, इस लेक्चर 7B भी 2 पार्ट में होगा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में देखा कि अगर वहाँ पे हमारी नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल हैं तो आप सफिशिएंट कंडीशन भी फुलफिल मान लो। मतलब वही चीज़ है कि आपका प्री एग्जाम निकला तो फिर आप ये मान लो कि आपका मेंस भी निकल गया। ये चीज़ थर्ड ऑर्डर सिस्टम में थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। पहले तो आपको नेसेसरी कंडीशन तो ऑब्वियसली चेक करनी पड़ेंगी। अगर नेसेसरी कंडीशन ही फेल हो जाएंगी तो फिर आगे आपको जाने का मौका ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं जाने को। अगर ये आपकी पास हो जाती हैं उसके बाद आपके पास 2 कंडीशन आती हैं। ओके, अगर ये फेल हो जाती है तो फिर आपका अनस्टेबल सिस्टम हो ही गया। अगर ये पास हो जाती है तो फिर आप ये चेक करो। ओके, मतलब 3 कंडीशन होती हैं, 3 सब कंडीशन बोलेंगे इस हिसाब से कि अगर BC जो है वो AD से बड़ा है। अब ये BC AD क्या है वो भी देख लेते हैं। जो आपका थर्ड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, S क्यूब के संग A होगा और जो S की पावर 0 होता है उसके संग में D होगा। तो S क्यूब जो हाईएस्ट पावर है और जो लोएस्ट पावर है उनके जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, और जो बीच वाले जो 2 बचे S स्क्वायर और S उनका प्रोडक्ट, ये हमें लेना है। तो AD और BC का प्रोडक्ट लेना है और कंपेयर करना है। अगर हमारा BC का जो प्रोडक्ट है बीच वाला, ये प्रोडक्ट बड़ा आता है बाहर वाले से, ये प्रोडक्ट बड़ा आता है बीच वाला, तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। केवल उस कंडीशन में ही ये सिस्टम स्टेबल होगा। ओके, दूसरा क्या है, BC इक्वल टू अगर AD आता है, ये बीच वाला केस, ओके ये वाला केस बीच वाला, ये वाला BC इक्वल टू AD, तो ये मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। और अगर BC AD से कम आता है ओके तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से भी देख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको मैंने क्या देखा कि ये S क्यूब है, S स्क्वायर है, 3S + 5 है। इसको देखते समझ में आ गया कि थर्ड ऑर्डर का है। तो इसको थर्ड ऑर्डर को निकालने के लिए आपको रूट एरे की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये मेथड 1 है, ये नीचे वाला मेथड 2 है। ओके, नेसेसरी कंडीशन तो है सेटिस्फाई हो रही है, सबके कोफिशिएंट आपके मौजूद हैं और सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BC और AD को निकालेंगे। BC क्या है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये 3 × 1, और AD क्या है, ये 5 और इसका कोफिशिएंट 1। तो 5 जो है हमारा वो 3 से बड़ा है। अब क्योंकि बाहर वालों का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है ना, ये बाहर वालों का कोफिशिएंट बड़ा आ गया अंदर वालों के कोफिशिएंट से, इस वजह से ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो ये तो इस तरीके से निकाला। सेकंड मेथड तो हमारा रूट एरे रूट टेबल वाला मेथड है। अपने S क्यूब S स्क्वायर S1 S0 लिखा, यहाँ पे 1 3 और 1 5 4 कोफिशिएंट आपको गिवन है। ओके, ये आपने यहाँ पे लिख लिए कैसे, इस तरीके से गिवन थे। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ उनका, 1 1 3 और 5, ये ऑर्डर में आपको गिवन था। तो पहला वाला और तीसरा वाला आपको लिखना है पहले रो में, और फिर ये वाला दूसरा और चौथा वाला आपको लिखना है, ये दोनों आपको लिखने हैं सेकेंड रो में। यही चीज़ आपने यहाँ पे करी है। फिर यहाँ पे ये B1 की वैल्यू निकालनी जो कि आई -2। अब क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ गया, इसका मतलब 2 साइन चेंज हो रहे हैं। एक बार तो ये +1 से -2 जा रहा है, फिर -2 से +5 जा रहा है, तो यहाँ पे 2 साइन चेंज हो रहे हैं। तो क्योंकि टोटल 2 साइन चेंज है, इसका मतलब ये अनस्टेबल तो है ही, बट ये जो साइन चेंज होता है ये हमको ये भी बता देता है कि कितने पोल हमारे राइट साइड में लाई कर रहे हैं। तो साइन चेंजेस हो रहा है इस वजह से अनस्टेबल है, पर 2 साइन चेंजेस हो रहे हैं मतलब 2 आउट ऑफ 3। ओके, क्योंकि S क्यूब है तो टोटल 3 पोल है, 2 आउट ऑफ 3 हमारे राइट साइड में लाई कर रहे हैं। कोई भी रो जो हमारी 0 नहीं है, इस वजह से इमेजिनरी 0 है, कोई भी हमारा जियोमेट्रिक एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। और एक बचा तो एक हमारा जो जाएगा वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था थर्ड ऑर्डर सिस्टम का। रूट एरे की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, बट अगर आपको यही निकालना हो कि कितने हमारे चेंज लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको रूट एरे यूज़ करना पड़ेगा। अब फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम देखते हैं। अब जैसे ही हमारा ये S की पावर 4 फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम निकल के आया, तो यहाँ पे फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओनली मेथड रूट हर्विट्ज़ टेबल ही है। यहाँ पे RS क्राइटेरिया ही है क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर का है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ कि पहला कोफिशिएंट 1 और दूसरा 8, फिर 18, फिर 16 और फिर 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 18 और 5 को पहले और 8 और 16 को एक साथ। तो ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि ये 1 और 18 और 5 और फिर 8 और 16। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पहले ये B1, ये जो 16 निकाल के लाए हैं ये निकालना पड़ेगा। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली होती है कि आपका जो ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट होता है, अगर नीचे वाली रो में यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये एलिमेंट ऐसे कॉपी हो जाता है, ये इधर भी सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और इधर आपका सबसे नीचे यही मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंजेस, और कोई भी रो हमारी, ठीक है, नो रो, कोई भी रो 0 नहीं बन रही है कम्प्लीटली। तो ये पूरी तरीके से आपका स्टेबल सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद आता है कि कितने राइट साइड में होंगे, क्योंकि कोई भी साइन चेंज नहीं है तो 0 हमारे पोल राइट साइड में होंगे, इसका मतलब चारों के चारों आपके लेफ्ट साइड में होंगे और जो मेगा एक्सिस पे भी कोई लाई नहीं करेगा।
ठीक है, तो बहुत बेसिक वाले केसेस हो गए, यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शन या कुछ भी न्यू चीज़ नहीं थी। अब गेट के हिसाब के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरीके से ये गिवन है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, या तो आपको जी एच गिवन होगा, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें 1 प्लस कर दोगे। तो इसी जी एच में जब आप 1 प्लस कर दोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ आपको डायरेक्ट गिवन है, ओके, S4 इस तरीके से। तो ये येलो वाला 1, 5 और K ये आपके पहली रो में आ जाएंगे, 5 और 4 आपके दूसरी रो में आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये A और B, इनको याद कर लो, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें डायरेक्ट लिखा है कि सॉल्व फॉर A एंड B। A का मतलब है कि आपको रेंज ऑफ वैल्यूज निकालनी है ओपन लूप गेन की K की। K क्या है, K देखो इसका कोफिशिएंट है, S की पावर 0 का कोफिशिएंट है। इस K की वैल्यू कितनी होगी तो ये सिस्टम हमारा स्टेबल हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इसमें ऑसिलेशंस की शो करेगा कि नहीं। देखो ऑसिलेशन आने का सीधा सा मतलब होता है आपका मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए सिस्टम। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन K सो दैट कैन कॉज सस्टेन्ड ऑसिलेशन। वो भी कैसे, सस्टेन्ड टाइप के ऑसिलेशन होने चाहिए। सस्टेन्ड ऑसिलेशन होने का सीधा सा मतलब है आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ओके, ये सस्टेन्ड ऑसिलेशंस हैं ये, तो इस तरीके का होना चाहिए, वो मार्जिनली स्टेबल के लिए होगा। तो वो आपको पता करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन प्रेजेंट है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन भी निकाल के दिखाओ। तो काफ़ी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल इनको करेंगे। ओके, और हमेशा याद रखेंगे जो ये के है ये ओपन लूप गेन ही है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने के लिए हम GH का इस्तेमाल करते हैं ओपन लूप का। क्लोज लूप गेन प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो इट कांट बी द पार्ट ऑफ QS। तो ये QS का पार्ट नहीं हो सकता है। ओके, क्लोज लूप गेन जो होता है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया या फिर RH क्राइटेरिया के अंदर आप बाय डिफॉल्ट याद करो कि ऑलवेज आपका K जो है वो ओपन लूप गेन है। ओके, तो वापस आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था S इस करके, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो वापस आते हैं, यहाँ पे GH की वैल्यू लिखते हैं। GH हमारा अगर K/S+2 की फॉर्म में है तो QS क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस K/S+2। तो इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाली इस तरीके की, S+2 प्लस माइनस K। ओके, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि ये जनरल कंडीशन एक एग्जाम्पल के तौर पे है, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, जनरल कंडीशन इसको बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है, S+2 प्लस माइनस K, ये फर्स्ट ऑर्डर का आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्योंकि S की पावर यहाँ पे 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अगर K की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये मान लो इसी तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ रिराइट करता हूँ, S+2 और आपका इसको मैं अलग से लिखता हूँ प्लस माइनस K। अगर K पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है RH क्राइटेरिया की। ओके, सारे क्वेश्चन पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि आपका सिस्टम स्टेबल है और वो नेगेटिव फीडबैक को शो करता है। तो यहाँ पे उल्टा होता है कि K की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो फिर सिस्टम आपका नेगेटिव फीडबैक में होगा। तो ये समझने वाली बात है। अगर मैंने K की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, एक साइन चेंज आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल कब होता है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो अगर K की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर K की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव फीडबैक है। तो इस पॉइंट को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, वापस हमने उस पर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन के ऊपर जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या दिखता है ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन है, इस जगह पे ये पूरा कि हमारा सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव ही हमको दिख रहे हैं। ओके, और सारे क्वेश्चन मौजूद भी हैं, कोई भी जीरो नहीं है। अगर K पॉजिटिव हो और वो जीरो ना हो तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे से आपको देखो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं, इसको देखते आपको सीधे से समझ में आता है कि ये जो K है इसका पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होना ज़रूरी है। इसका मतलब केवल एक कंडीशन बची कि नेसेसरी कंडीशन के लिए आपका K ग्रेटर देन जीरो होना ज़रूरी है, तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन पे। तो ये तो ज़रूरी है ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं 1, 5 और K, और फिर आपका यहाँ पे 5 और 4, ये हम ऊपर की इक्वेशन से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 21/5 दे देगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो K तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट हो रहा है इस तरीके से। तो K को तो आप डायरेक्टली भी रिपीट करके लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट कहाँ लगता है, जब पहली रो में 3 एलिमेंट है, दूसरे में यहाँ पे 0 कुछ भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे 0 मौजूद है, तो फिर यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा और फिर ये यहाँ इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। ओके, मतलब S4 वाला जो K है वो आपका S2 में कॉपी होता है और फिर आपका S0 में कॉपी होता है। ये शॉर्टकट है, मतलब कोई अलग से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं, शॉर्टकट है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये वैल्यू देगा 84/5 माइनस 5K और अपॉन 21/5। तो ये आपको वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे क्या, इस टेबल से क्या समझ में आता है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको सारे जो साइन है फर्स्ट कॉलम के वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 84 माइनस 5 की ग्रेटर देन 0 या फिर k लेस देन 84.25। ये कंडीशन आई k की, एक स्पेसिफिक और ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन। एक कंडीशन तो ये थी कि k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन आई। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइंट कंडीशन आपको क्या देगा, वो ये दे रहा है कि k हमारा जो होना चाहिए वो 0 से लेके और 84.25 ये वैल्यू को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कि आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट हमारा लेस देन 84.25 होना चाहिए। तो ये कंबाइंड कंडीशन निकल के आएगी, के हमारा इस रेंज में लाई करेगा तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। अब आपको पता है कि ये किस तरीके की स्टेबिलिटी है, कंडीशनल स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सीधे से कंडीशन दी जा रही है, जो के है उसकी वैल्यू की कंडीशन दी जा रही है कि इतनी वैल्यू के अंदर तो ठीक है। अगर के हमारा 0 से छोटा हो गया, मान लो के की वैल्यू मैंने -1 ले ली उसी इक्वेशन में, तो सीधे ही आपका वो अनस्टेबल हो गया। तो इसी वजह से कंडीशनली स्टेबिलिटी बोला जा रहा है। या फिर मैंने अगर 85/25 वैल्यू ले ली तो भी ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है, इसी की वजह से इसको कंडीशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं। अब आपको एक लॉजिक ऊपर बताया था कि कंडीशनली स्टेबिलिटी जो होती है उसका जो बाउंड्री कंडीशन होती है, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये और ये 0 के इक्वल तो वैसे भी नहीं लेना है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमको क्या देती है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम दे देती है। तो पहली बात तो इसका आंसर विद रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी तो कंडीशनली स्टेबल होगा। बट आगे देखते हैं, फॉर बाउंड्री वैल्यू, इसकी बाउंड्री वैल्यू के लिए कंडीशनली स्टेबल सिस्टम कैन बिकम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इसका मतलब कि अगर आप k को या तो 0 कर दो और या तो k को 84/25 के इक्वल कर दो, तो यही सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। तो देखो ये एक सिस्टम आपका 3 सिस्टम की तरह काम कर सकता है। इस रेंज के अंदर तो ये स्टेबल है, इस वैल्यू के इक्वल में तो ये मार्जिनली स्टेबल है, और इसके आगे और देखते हैं कि उस रेंज के बाहर अगर हम देखें तो ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन है, अगर के 0 से छोटा है, देखो के 0 से छोटा होते ही आपका ये नेगेटिव वैल्यू बन गई के की, और जैसे के की नेगेटिव वैल्यू बनी मतलब फीडबैक आपका पॉजिटिव टाइप का हो गया, यहाँ पे अनस्टेबल। और यहाँ पे के की वैल्यू ग्रेटर देन 84/25 है, ये अभी भी पॉजिटिव है, मतलब फीडबैक अभी भी नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीडबैक अभी भी नेगेटिव है, फिर भी ये सिस्टम अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू वेरी हाई है, क्योंकि यहाँ पे के की वेरी हाई वैल्यू है। तो कभी कभी ओपन लूप गेन के हाई होने की वजह से भी हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो ये कंक्लूजन इसका निकला। इफ़ ओपन लूप गेन इज मच मोर एंड हैज़ नेगेटिव फीडबैक, मतलब उसके पास है तो नेगेटिव फीडबैक है पर ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा है, तो भी सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो सकता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट निकल के आया। एग्जाम्पल यही वाला है कि के ग्रेटर देन 84/25 इट हैज़ नेगेटिव फीडबैक बट ओपन लूप गेव बट ऑल्सो, ठीक है, ओपन लूप गेन वैल्यू इज़ वेरी हाई, मतलब इसी की वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जो उन्होंने ऑसिलेटर वाला या ऑसिलेशन वाला बात पूछी थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए कंडीशन, उसको देख लेते हैं। तो एवरी ऑसिलेटर जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, एक पॉइंट मैंने बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी लेक्चर में, इसी के पीछे वाले में, कि एवरी ऑसिलेटर इज मार्जिनली स्टेबल। जितने भी ऑसिलेटर होते हैं वो मार्जिनली स्टेबल होते हैं, बट एवरी मार्जिनली स्टेबल इज नॉट एन ऑसिलेटर। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारे सिस्टम हो गए मार्जिनली स्टेबल, ये मार्जिनली स्टेबल का सेट है, मार्जिनली स्टेबल, और ये ऑसिलेटर का सेट है, ऑसिलेटर। इसका मतलब कि जितने भी ऑसिलेटर हैं वो मार्जिनली स्टेबल तो होंगे, पर सारे के सारे मार्जिनली स्टेबल हमारे ऑसिलेटर नहीं होंगे। ये कैसे पता चलता है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट, तो ये मैंने येलो से बनाया है, तो ये वो चीज़ें हैं जो मार्जिनली स्टेबल तो हैं बट नॉट ऑसिलेटर। ये मार्जिनली स्टेबल तो है बट नॉट ऑसिलेटर। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को मैंने सेट की मदद से आपको समझा दिया। ओके, फिर बात करते हैं 2 केसेस रिक्वायर केस 1, ठीक है, 2 केसेस हमें चाहिए ऑसिलेशंस के लिए और या ऑसिलेटर के लिए। पहला तो हमने देखा है कि मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, तभी तो ऑसिलेशंस हमारे सस्टेन्ड हो पाएंगे। ऑसिलेशंस मतलब सस्टेन्ड होना मतलब ऑसिलेशंस चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ओके, ये बेसिक सा लॉजिक है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो टू बी एन ऑसिलेटर आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, अब सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, ये काफ़ी एक लेवल और ऊपर की थिंकिंग है कि आपको सॉल्यूशन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है आप उस तक कैसे पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड। तो ये s² + 2 ज़ाई ओमेगा n s + ओमेगा n स्क्वायर = 0, ये सबको पता है ऐसा होता है। अब हमको ये भी पता है कि अगर हम ज़ाई को 0 ले लें, ज़ाई का 0 होना मतलब ही क्या है, अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब ही क्या है कि ज़ाई = 0, ये जो ज़ाई की वैल्यू है अगर ये 0 हो जाएगी तो हमारा सिस्टम अनडैम्प्ड हो जाएगा।
तो जाई को 0 ले लेंगे तो इसका मतलब कि जब जाई 0 होगा तब हमारा सिस्टम एक एज एन ऑसिलेटर काम करेगा। ये मार्जिनली स्टेबल तो पहले से ही हमने देख लिया, कहाँ पे ना मार्जिनली स्टेबल, इन दो वैल्यू पे मार्जिनली स्टेबल है, किस पे, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू हमारा 84/25। तो इन दो वैल्यू पे ही ऑसिलेटर की तरह काम कर सकता है के की। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्यूएस को क्या लिखते हैं, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का हमारा सिस्टम था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझने की, जो हमने पहले भी दिखा है कि हम फोर्थ ऑर्डर के सिस्टम को विद अ कैस्केड ऑफ सेकेंड ऑर्डर और विद अ कैस्केड ऑफ फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर की मदद से भी बना सकते हैं। तो इसको यही किया है, कैस्केड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की मदद से बनाया है। ओके, एक एस प्लस ए है, एक एस प्लस बी है, एक एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि आप एस प्लस ए और एस प्लस बी को कंसीडर मत करो, इनको मत लो। ओके, इनको आपको नहीं लेना है सॉल्व के लिए, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर ज़्यादा हमारा डोमिनेटिंग टाइप का हो रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर को लेंगे जिसकी इक्वेशन ये है जो ऊपर हमने लिखी है। अब इस इक्वेशन में अगर जाई को हम 0 कर दें तो क्या होगा, ये सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम बन जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 1 0 करना है, या एस की पावर 1 0 अगर हो जाता है तो ये हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम बन जाएगा। अब जाई का 0 करने का क्या मतलब है कि जाई क्या है, असल में ये जाई क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 1 है। इसका मतलब अब आप पीछे चलो उठ के, इसका मतलब अब अपनी रूट एरे पे जाते हैं। ओके, टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 1 क्या है, वो ये है। ओके, ये वैल्यू है जिस वैल्यू से हर चीज़ शुरू हुई थी। अगर मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर दूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी किसकी, ऑसिलेटर की, वो की कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। अब यहाँ पे एक और बड़े ही मतलब हंसने वाली टाइप बात है कि ये वैल्यू वही वैल्यू आई थी जिस वैल्यू पे आपको मार्जिनल स्टेबिलिटी मिलती है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक वैल्यू को हटा दिया, वो क्या है, के इक्वल टू 0। के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 84/25, दोनों ही वैल्यू पे वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बनता है। बट के इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन पूरी नहीं हो पा रहा। ओके, जाई को 0 करने पे आपकी ये वैल्यू फुलफिल हो रही है, इस वजह से इस वैल्यू को छोड़ देंगे और के इक्वल टू 84/25 को लेंगे। तो ये तो निकली कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। अब अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन भी निकालना हो। ओके, ये देखो, ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने ऊपर बता भी दिया कि इसको निकालते हुए कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये जो एस प्लस ए एस प्लस बी था इनको नहीं लेना है, केवल सेकेंड ऑर्डर वाले को, एस स्क्वायर प्लस मान लो सी एस प्लस डी, इसको आपको लेना है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब हमारा अगर जाई 0 के इक्वल है तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर केवल बचेगा। ठीक है, ये एक बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है, ये कॉमन कंडीशन है हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को निकालने के लिए। ओके, बेसिक कंडीशन टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को निकालने के लिए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को निकालने के लिए ये कंडीशन कि अगर आप एस को प्लस माइनस जे ओमेगा एन के इक्वल कर दो तो आपको ये जो ओमेगा एन होगा यही आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। मतलब आप अपने सिस्टम को सॉल्व करके कुछ इससे कंपेयर कर दो। तो देखो ये क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 21.5 एस स्क्वायर प्लस के, ये आपका निकल के आया। तो इसको सॉल्व करते तो 21.5 एस स्क्वायर प्लस के की वैल्यू लगा देते हैं, ये के की वैल्यू है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, एस को एक तरफ रहने देते हैं, मतलब ये जो एस स्क्वायर था इसको क्या कर देते हैं, एस इक्वल टू रूट कर देते हैं, एस स्क्वायर इधर पे इसके रूट बना देते हैं। तो आपका रूट बना दो, उसमें इसको इस तरीके से मान लो कि ये आप इमेजनरी बना दो। ओके, इमेजनरी वैल्यू अगर आपने बना दी तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जे 2√5। अब इसको आप किससे कंपेयर करो, जे ओमेगा एन या फिर जे ओमेगा से कंपेयर करो। ओके, यही यहाँ पे क्या जे ओमेगा। तो इसी को जब कंपेयर करोगे तो आपको एग्जैक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा निकल के आ जाएगा। पॉज करके देख लेंगे, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर हो गया ये, बट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप ओमेगा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, आपने देख लिया होगा। तो अब मैं नीचे चलता हूँ। फोर्थ ऑर्डर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फोर्थ ऑर्डर जो है वो सेकेंड ऑर्डर के दो सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे भी आपको देखो 2 का होगा, मतलब इसकी ओमेगा एन 1 अलग होगा और इसका ओमेगा एन 2 अलग होगा। अब आपको क्या लेना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। अगर ये 2 सेकंड ऑर्डर से मिलकर बना होगा, मतलब इनका पोल्स सेकंड ऑर्डर का इस तरीके से पेयर में होगा, तो जो ओरिजिन के करीब है डोमिनेंट रूट के कॉन्सेप्ट से उसको ले लेना है, बाकी वाले को छोड़ देना है। ओके, कंसिडर द वन वो रूट्स आर क्लोज टू ओरिजिन, इग्नोर द अदर वन। मतलब क्या है कि आपको सॉल्व करते हुए केवल एक क्वेश्चन इक्वेशन को ही कंसीडर करना है, सेकंड ऑर्डर की सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करना ही नहीं है। ओके, एक ये आपका लॉजिक हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। एक कॉन्सेप्ट और आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम ये जो रिलेशन होता है जाई और के का, वो के तो हमने 84/25 पहले ही निकाल लिया था।
ओके, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, जाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√k, या फिर ओमेगा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, ओके, या फिर ओमेगा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 84/25, इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जाई और ओमेगा एन है ये किसके लिए है? ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, बट ये प्योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है। ओके, कहने में बड़ा बचकाना लगेगा, पर बिकॉज दिस रिलेशन इज फॉर प्योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये जो रिलेशन है ये प्योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए है, और हमने जो माना है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वो हमने माना है, लेट किया, सपोज किया है, हमने फोर्थ ऑर्डर को ब्रेक करके बनाया है। इस वजह से, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर प्योर नहीं है, इस वजह से ये रिलेशंस यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आपका इक्वेशन दे दिया फोर्थ ऑर्डर का, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का फाइंड ए एंड बी, जो ऊपर हमने सीखा था वही स्टेबिलिटी की कंडीशन, के की वैल्यू, ठीक है, के यहाँ पे भी मौजूद है, के की वैल्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ, ये ए और बी वही है। ओके, नेसेसरी कंडीशन कहती है, यहाँ से सीधे से निकल आया कि के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद फिर वही चीज़ की ये जो के है, हमने क्या सीखा था कि इस लॉजिक से ये यहाँ कॉपी हो जाएगा और ये वापस जाके ये चीज़ भी के हो जाएगी एस इक्वल टू 0 वाली रो में। ओके, ये के इक्वल ही है, मतलब ये सब कुछ सॉल्व करके आपको के बना के दे देगा। तो आपका जो लॉजिक वाली बात आती है यूज़ करने का है, इसको यूज़ करना है, 4 - 2k/2 इक्वल टू 0। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दिख भी रही है यहाँ पे, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, तो ये आपको क्या दे देगा, 4 - 2k ग्रेटर देन 0, या फिर -2k ग्रेटर देन -4, या फिर k लेस देन 2। इसको जब आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि k की वैल्यू जब तक 2 से छोटी है, ओके, तब तक, और 0 से बड़ी है, तो ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन आई, कंबाइंड कंडीशन आई कि आपका जो k है वो केवल 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, तो ही ये सिस्टम आपको एक स्टेबल सिस्टम की तरह काम करता हुआ मिलेगा। ओके, ये तो बेसिक कंडीशन हो गई। अब हमने क्या सीखा था कि इसकी जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री ये वाली है, k इक्वल टू 2, तो जब ये k इक्वल टू 2 हो जाएगा ये, तो ये मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन आपको दे देगा, और अभी क्या है, इसको बोलेंगे कंडीशनली स्टेबल। ओके, ये कंडीशनली स्टेबल है, एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं है, कंडीशनली स्टेबल है, तो ये मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन आपको दे देगा जब आपका k 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, फिर वही चीज़ फोर्थ ऑर्डर को आप एज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंसीडर कर लो। ओके, तो ये कंसीडर किया, इस इक्वेशन में इसको कंपेयर कर लो आपका स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से, जाई को 0 कर दोगे, इसका मतलब कि जो भी s की पावर 1 का कोफिशिएंट है उसको 0 कर दो, और जो ऊपर हमने किया था 0 वही आपका एग्जैक्ट s की पावर 1 का कोफिशिएंट था, तो वही चीज़ आप दोबारा कर दो, तो आपको देखो यहाँ फिर मैंने वही बात बोली कि आपको सेम ही वैल्यू मिलती है। आप चाहो तो ये जो ऊपर आपने रेंज निकाली इसमें आप बाउंड्री कंडीशन रख दो, जिसे 2 है, ये 2 ही आपका मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन होगा या फिर ऑसिलेशन की कंडीशन होगा। तो ऑसिलेशन की कंडीशन ही मतलब है k इक्वल टू 2 पे ही आपको ऑसिलेशन मिलेंगे, k शुड बी इक्वल टू रेंज दैट कैन बी मार्जिनली स्टेबल। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी 2 कंडीशन हो रही थी, आप अगर बाउंड्री लोगे तो फिर आप 0 को भी लोगे, ओके, पर 0 को आप एलिमिनेट कर दो, आप केवल बड़ी वाली वैल्यू लो, तो ये k की वैल्यू जो 2 है इस पर आपको मार्जिनली स्टेबल मिलेगा, या फिर कंडीशन फॉर ऑसिलेशन यही है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, इसका मतलब कि जो आपकी इक्वेशन आपने लिया उसमें क्या करो, s² प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रख दो, मतलब बीच वाला टर्म हटा दो, तो ये बन गया 2s² प्लस k, ये इसके इक्वल बन गया। ओके, इक्वल टू 0, तो इसको जब k की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू दे देगा +-j, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी ओमेगा इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन आएगी। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पे खत्म हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप ओमेगा को 1 रख दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ही ओमेगा इक्वल टू 1 है, वो कब मिलेगा, जब आप k को 2 रख दोगे, ये चीज़। ओके, तो ऑप्शन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, यहाँ पे देखो लॉजिक काम करता है शॉर्टकट। पहली बात, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, तो ये ऑप्शन गलत, और फ्रीक्वेंसी आपकी इमेजिनरी भी नहीं हो सकती, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। तो वैसे ही ऑप्शन में 1 आपको पहले से गिवन था। ओके, एक पॉइंट और देखते हैं, अगर आपका एक पोल ओरिजिन पे मौजूद है, एक पोल सिंपल, तो आपका k 0 के इक्वल है। अगर एक पोल मौजूद है, 1 पोल, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, वहाँ तो लिखा ही हुआ है, पर अगर आपके 2 पोल मौजूद होंगे, इसका मतलब कि आपका जो पूरा जो टर्म है उसमें 2s प्लस k 0 के इक्वल होगा, जो हमने ये ऊपर हमारा मेन टर्म था ये वाला, ये ओके 2s प्लस k, ये 0 के इक्वल होगा। और अगर आपके 3 पोल ओरिजिन पे हैं तो ये आपका ये तीनों ही आपके गायब हो जाएंगे, तीनों ही 0 हो जाएंगे, 3s² प्लस 2s प्लस k, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 पोल ओरिजिन पे होंगे तो ये पूरा का पूरा तीनों टर्म का एडिशन जो है वो आपका 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से दिया है हमें। अब यहाँ पे क्या है, GHS दिया है हमको, इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको GS और HS भी लिख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है तो आप क्या कर दो, 1 + GHS कर दो, तो यही हम करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहे, ये सिंपल चीज़ें हैं। हम अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आते हैं जो कि इस तरीके से निकल के आएगी। ओके, ये निकल के आई, उसमें नीचे वाला को हटा दो, तो आपका ऊपर जो है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, जो हमें गिवन था उसमें हमने क्या किया, ये 1+ कर दिया। इस तरीके से ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, तो ये मैंने जो येलो वाली लाइन खींची है इसके ऊपर का हमारे काम का नहीं है। अब हम अपना क्वेश्चन को आंसर शुरू कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, S² + 16 + KS + 64 + 3K। अब आप ये चीज़ देखो कि ये S की पावर 0 का कोफिशिएंट है, ये S की पावर 1 का कोफिशिएंट है जो ये पिंक बॉक्स में है, और 1.S² है। अब आप कुल मिला के देखो तो ये है तो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम ना, भले कितनी इसमें लंबी इक्वेशन हो, है तो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम। और सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम के लिए आपकी नेसेसरी कंडीशन ही सफिशिएंट कंडीशन होती है, तो कोई भी रूट एरे की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे सीखो कि हम चूज़ कैसे करते हैं आंसर को। ओके, तो K + 16 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वाली कंडीशन 16 + K, इसको लिखेंगे तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो K है वो -16 से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन 1। दूसरा क्या है, ये 64 + 3K जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि K जो है वो -64/3 से बड़ा होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि इनमें से जो बड़ा वैल्यू है उसको हमें चूज़ कर लेना है। ओके, तो हमारा जो बड़ा वैल्यू है, अब आप एक चीज़ देखो कि अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको रफली सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको सीधे सीधे दिख रहा है 21 × 3 63। तो ये जो वैल्यू देगा ये लगभग 21 से बड़ी ही वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू है 21 से बड़ी है। दूसरी वैल्यू आपकी 16 है, बट आपको देखो 16 और 21 में बड़ा क्या, देखो मतलब ये ऐसी चीज़ है ना कि गलती हो भी जाती है और नहीं भी होती। बहुत से लोगों को तो पता ही है कि ये क्या है, बहुत से लोगों को गलती हो जाती है कभी। वेट अ मिनट। ओके, तो इसमें से क्या बड़ा है, 21 बड़ा है, बट अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो इसमें से क्या बड़ा हो जाएगा, इसमें से -16 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे आपका -21 यहाँ आएगा, -16 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, फिर 16 आएगा और आगे 21 आएगा, तो बड़ा क्या है, -16। तो ये लॉजिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में ग्रेटर कंडीशन जो चूज़ करेंगे वो ये वाली आएगी कि आपका -16 से K बड़ा होना चाहिए, और -16 से बड़ा होकर तो फिर कहाँ जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये आपका K की वैल्यू का रेंज का फाइनल आंसर है। अब देखो इसको आप एग्जामिन करो तो इस पॉइंट पे हमने डिस्कशन पहले भी किया था कि अगर K की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि कब होगी, जब -16 से 0 तक वैल्यू होगी K की, ये केस A है और ये केस B है। तो जब केस A होगा, K की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब वो पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम होगा, तो यहाँ पे आपका सिस्टम कंडीशनल स्टेबल होगा, मतलब -16 से लेके 0 तक आपका जो सिस्टम है वो पॉजिटिव फीडबैक को शो कर रहा है और ये कंडीशनल स्टेबल है। ओके, इतनी वैल्यू में आपका स्टेबल है, इसके पीछे नहीं है, इस वजह से इसको कंडीशनल स्टेबल बोला। पर इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया कि K को, इसको मतलब इस रेंज को ब्रेक कर दिया 0 से इन्फिनिटी तक। पहला तो -16 से 0 लिया, दूसरा 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है, K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो आपका फीडबैक हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे सिस्टम को हम एब्सोल्यूट स्टेबल बोल सकते हैं या फिर टोटली स्टेबल बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन था कि एक ही जो रेंज है उसमें से दो अलग अलग स्टेबिलिटी की कंडीशन हम निकाल सकते हैं। ओके, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कोई बाउंड्री नहीं होती। बाउंड्री क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके जो बड़ी वाली वैल्यू है इन्फिनाइट, ये क्या है, K हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट तक, तो ये जो इन्फिनाइट है ऑब्वियस ही बात है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कोई पता ही नहीं है इन्फिनाइट क्या है। तो एब्सोल्युटली स्टेबल हैज़ नो बाउंड्रीज, या एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम नो बाउंड्री, सो कांट डिफाइन मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। इसके लिए हम मार्जिनली स्टेबल कंडीशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑसिलेशन ही नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई ऑसिलेशन नहीं मिलेगा। तो ये तो इस वाले रेंज के लिए हुआ, बट अभी एक रेंज तो बची है ना जो कंडीशनली स्टेबल थी, -16 से 0 के बीच वाली। इस पे आते हैं वापस, ठीक है, इसके लिए आपको ऑसिलेशन मिलेगा, ऑब्वियसली बात है ऑसिलेशन मिलेगा। इसकी बाउंड्री कंडीशन है -16, तो ये जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है -16, यही आपका कंडीशन फॉर ऑसिलेशन भी हो गई। -16 या फिर 16 एंगल 180 डिग्री, माइनस का मतलब एंगल 180 डिग्री। तो कंडीशनली स्टेबल सो कैन डिफाइन मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। तो ये कंडीशनली स्टेबल है, इस वजह से ये डिफाइन कर सकता है मार्जिनली स्टेबल कंडीशन को, जो हमें रिक्वायरमेंट है। ओमेगा एन निकालना है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया था कि ऐसा नहीं होगा, अब मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ये जो कंडीशन होती है ओमेगा एन इक्वल टू रूट के।
फिर जो कंडीशन होती है जाई इजकल टू 1/√k, तो यह प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही हमें एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का दिया गया था। वहाँ पे हमने क्या बोला था कि वहाँ पे हमने फोर्थ ऑर्डर सिस्टम को ब्रेक किया था फर्स्ट और सेकंड में, वो प्योर सेकंड ऑर्डर सिस्टम नहीं था, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का है, इस वजह से ऐसा है यहाँ पे, ओके, कि यहाँ पे हम इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा एन जो होगा उसको आप के की वैल्यू से डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट यहाँ पे क्या होगा, के का मैग्नीट्यूड लो, तो √16 मतलब 4, तो 4 इज द कंडीशन फॉर, मतलब यह फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओके, ओमेगा एन की वैल्यू 4 होनी चाहिए। या आप इससे भी निकाल लो जो आपने पहले जो मेथड यूज़ किया है, s² प्लस समथिंग समथिंग, इसमें बीच वाला जाई वाला या s⁻1 वाला जो टर्म था उसको गायब कर दो, आपके पास 2 टर्म बचेंगे, इसको सॉल्व करोगे और प्लस माइनस j4 आ जाएगा, j ओमेगा से कंपेयर करोगे तो ये आपको ओमेगा की वैल्यू 4 दे देगा। तो एक तरीका ये भी है फ्रीक्वेंसी निकालने का। कुछ 2-3 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर को एंड करने से पहले, फिर उसके बाद देखेंगे लेक्चर 7 में पार्ट 2, ओके। तो ये आपका k अब इस जगह मौजूद है, ये GHS है, सिंपल वही हमारा प्रोसेस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का 1 प्लस GSHS, तो 1 प्लस समथिंग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का आएगा, ओके। s² ये है, +1 अलग, ये अभी अलग अलग है, इसको हमें फिर से एक जैसा करना पड़ेगा, ओके। तो ये s² का टर्म, ये s⁻1 का टर्म और ये s⁻0 का टर्म। अब इससे क्या समझ में आया, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ही हमारी सफिशिएंट कंडीशन होंगी, ओके। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए अलग अलग। अब हमें क्या फुलफिल करना है कि तीनों ही कोफिशिएंट हमारे पॉजिटिव होने चाहिए और ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 0 भी होने चाहिए, ओके। तो ये चीज़ है। अब ये तो हमने ऊपर लिख ही दिया था कि इन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आपका नेसेसरी कंडीशन ही सफिशिएंट कंडीशन होती है, ये हमने लिखा। अब यहाँ से 3 अलग अलग कोफिशिएंट आपके बने, k+1 बना, 2 + 4k बना और आपका 4k+1 बना। ये 3 कंडीशन निकल के आई। पहला वाला दे रहा है k इज़ ग्रेटर देन 1, ये दे रहा है k इज़ ग्रेटर देन 1/4, और ये जब सॉल्व करेंगे ये दे रहा है k ग्रेटर देन -1/2। तो हमको क्या लेना है इसमें से, जो अगर इसको साइन को उल्टा कर देते हैं तो फिर चूज लीस्ट, ठीक है। अब आप ये याद रखो, अगर ये k लेस देन करके है, k लेस देन, तो इसमें से सबसे कम वाली वैल्यू लो, और ग्रेटर देन है तो सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू लो। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या होगी, उसी वैल्यू को हमको ले लेना है। देखो ये आपका है, एक -1 है, एक आपका -1/2 है और एक आपका -1/4 है। तो ये 0 है, नंबर लाइन पे सब -1/4 आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो इस वजह से ये कंडीशन हमने ले ली है कि k ग्रेटर देन -1/4, ये आपकी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई, ओके। -1/4 से हमारा k बड़ा होना चाहिए, तो बाकी दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, इसी कंडीशन को यहाँ लिख देते हैं। तो k हमारा क्या हो जाएगा, -1/4 से बड़ा होते होते, और वो हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी होगी कि -∞ से लेके k हमारा -1 के बीच में होना चाहिए, ओके। k अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। ये और लिखा है कि ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ तो ऑब्वियसली सी बात है समझ में आ रही होगी। थोड़ा मैं चीज़ें कुछ कम कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं हम, और ये कहाँ से आई। और फिर इसका उल्टा भी है कि ये जो k ग्रेटर देन 1 था, ये तो ग्रेटर देन -1 था, अब यहाँ पे हमने लेस देन ले लिया है। तो देखो एक चीज़ आप समझो, जब आपने ये इक्वेशन लिखी, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी, या इसके ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, ये सारे कोफिशिएंट्स अगर पॉजिटिव होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, पर हो सकता है कि यार इस सारे, क्योंकि इसमें तीनों में ही k मौजूद है, अगर ऐसा कभी होगी तीनों के कोफिशिएंट में k मौजूद है, अगर ये तीनों के तीनों नेगेटिव भी होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। अगर ये तीनों के तीनों नेगेटिव भी होंगे तो आप नेगेटिव को कॉमन ले लोगे, वो पॉजिटिव ही बन जाएंगे ओवरऑल। इसका मतलब या तो तीनों पॉजिटिव हो या तो तीनों नेगेटिव हो। तो इस तरीके के केस में, ओनली इन दिस केस, जब आपका तीनों ही कोफिशिएंट में, जैसे s³ मतलब s² का आपका इक्वेशन है, उसमें s² s⁻1 और s⁻0 तीनों का ही कोफिशिएंट में k मौजूद है, मतलब k तीनों की कोफिशिएंट वेरिएबल है, तो वहाँ पे आप नेगेटिव वाला केस भी लेंगे। इस वजह से हमने इस केस को लिया है। और इस केस में क्या आपको चूज़ करना है, लेस देन वाले में सबसे छोटी वैल्यू चूज़ करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी है और लेस देन -1।
तो -1 से इन्फिनिटी, इस वजह से यहाँ पे ये आया। देखो इसकी नंबर लाइन देखें तो इसकी क्या हो गई, ये -1/4, ये -1/2 और ये -1 और ये आपका इन्फिनिटी इधर, इसमें इन्फिनिटी इधर था। अब क्योंकि आपको इस वैल्यू को -इन्फिनिटी की तरफ लेना है तो आप सबसे -इन्फिनिटी के सबसे करीब, ये -इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी के सबसे करीब जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ओके, इसी वजह से इसमें बोला है कि लीस्ट वैल्यू। तो देखो ये केस कब आया, जब आपका क्या है कि तीनों जो कोफिशिएंट है तीनों के पे डिपेंड कर रहे हैं, केवल तभी और तभी आपको ये वाली कंडीशन लेनी है जो ये वाली कंडीशन है। ओके, तो इसकी वजह से तो ये मार्जिनली स्टेबल बन गया, मतलब अभी ये दोनों कंडीशनली स्टेबल बना दिए इसको, बड़ी मार्जिनली स्टेबल भी होगा। कहाँ पे होगा, जो ये वैल्यूज़ है, ये जो 1/-1/4 है, ठीक है, ये -1/4 और -1, इसका -1 और इसका -1/4, इन दोनों वैल्यू पे हम जब जाएंगे तो ये हमें मार्जिनली स्टेबिलिटी देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फॉर ऑसिलेशन इट शुड बी अनडैम्प्ड, और देखो ये हमें पहले से पता है कि ऑसिलेशन के लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक तो हमारा सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड होना चाहिए इस तरीके से अनडैम्प्ड, और एक वो मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए। तो मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन तो हमने निकाल ली। अनडैम्प्ड की निकालने के लिए हमें क्या करना है, z = 0 रख देना है। z = 0 का मतलब ये अनडैम्प्ड। ओके, तो ये जो 4k+2 था जो कि s⁻1 का कोफिशिएंट था, इसको 0 के इक्वल रख देना है, तो k की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यहाँ पे अनडैम्प्ड की कंडीशन जो थी वो देखो, पहले क्या होता था कि अनडैम्प्ड की कंडीशन जो हमारी मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन होती थी उसी के इक्वल आती थी, मतलब k = -1/4 आना चाहिए था, पर यहाँ पे k = -1/2 आया। तो फॉर मार्जिनली स्टेबल k = -1/4 एंड k = -1, बोथ आर नॉट इक्वल टू -1। अब दोनों ही -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि मार्जिनली स्टेबिलिटी की कंडीशन और अनडैम्प्ड की कंडीशन हमारी सेम नहीं है, ठीक है, नॉट सेम। अगर ये कंडीशन कभी नॉट सेम होती है तो फिर आपका यहाँ पे ऑसिलेशन होना बिल्कुल मतलब खत्म है कि ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक है, नो ऑसिलेशन कंडीशन यहाँ पे होगा। देखिए अलग केस निकला, एक अलग तरीके का क्वेश्चन हमारा निकल के आया कि अगर हमारा अनडैम्प्ड की कंडीशन और मार्जिनली स्टेबल दोनों ही कंडीशन इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो फिर यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ठीक है इस तरीके से है, ये हमारा के इन्होंने कोफिशिएंट दे दिया है, तो इसको फिर वही करेंगे 1+, और हमारी जो फाइनल निकल के आएगी वो ये जो मैंने अभी लाइन खींची इसके नीचे की इक्वेशन है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, बाकी क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं था। तो इसमें s³ + k s² + s + 4k। अब इसको देख के तुरंत हमें समझ में आ गया कि k > 0 होना चाहिए, और ये भी हमको वही देगा 4k > 0, इसका मतलब k > 0, तो दोनों सेम कंडीशन दे रहे हैं। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन हुई। अब सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे, पर एक चीज़ आपने गौर नहीं करी कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमें RS टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप ऐसे ये RS टेबल आपने बना ली, ये कर लो। ओके, ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड आपका ये वाला था जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, BC > AD। अब इसमें से देखोगे, देखो ये मैंने पहले हाईलाइट कर दिया येलो और ब्लू से। ये BC आपका क्या है, k और 1, तो BC हो गया k, और AD क्या हो गया 1 और 4। तो हमारा जो है कंडीशन की BC बड़ा होना चाहिए 4 से, तो ये k बड़ा होना चाहिए 4 से। ये भी एक्चुअल में 4 नहीं 4k है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि k जो है हमारा स्टेबिलिटी के लिए BC बड़ा होना चाहिए AD से फॉर स्टेबिलिटी। ओके, बट BC जो है वो हमारा 4k से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। देखो ये तो स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए, होना क्या चाहिए था कि जो k था ये बड़ा होता 4k से, बट ये तो वायलेट हो जाएगा ना, k कभी 4k से बड़ा थोड़ी हो सकता है भाई, 4k उसका 4 गुना है। तो यहाँ पे k लेस देन 4k से, इस वजह से ये पहले ही प्रूफ हो गया कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। अब ये अनस्टेबल सिस्टम है तो यहाँ पे कोई कंडीशन ऑसिलेशन की होगी ही नहीं। ऑसिलेशन की कंडीशन ही सबसे बेसिक क्या है, एक तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए और अनडैम्प्ड होना चाहिए। तो जैसे ये अनस्टेबल आया तो यहाँ पे ऑसिलेशन का तो काम खत्म ही हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर आप इससे भी निकालेंगे, इससे निकालोगे और इससे निकालोगे, एक आपको दे रहा है कि k > 0 होना चाहिए, और ये आपको सॉल्व करके देगा कि k < 4 होना चाहिए। अब एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस लेक्चर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। k s+8 s+10 अपॉन s+1 s+2, इस तरीके से यहाँ पे वही दोनों कंडीशन a और b हमें निकालनी है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी सारी। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपल सा 1 + समथिंग करके इसको लिख दिया। अब हमारा जो मेन इक्वेशन है वो यहाँ से है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, हमें केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हमने अलग अलग तरीके से लिख लिया। ओके, s³ अलग है, 3s² अलग है, ये 2s⁻1 अलग है, फिर s² ये अलग है, फिर ये s⁻1 अलग है, और ये 80k है। तो यहाँ पे हम इनको एक साथ कर लेंगे। जब आप इनको एक साथ करेंगे तो आपको कंडीशंस मिलेंगी। देखो ये आंसर है, इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है, ये आंसर है हमारा। तो ये जो हमने किया इससे सीधे नीचे चलते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनाएगा, s³
3 + k² 18k + 2s और 80k। अब इसमें हमें क्या चाहिए एक तो इस कंडीशन को लेते हैं 3 + k, तो ये क्या दे रहा है कि k > -3 होना चाहिए। ये कंडीशन लेते हैं ये वाली, तो ये क्या दे रहा है k > -1/9 होना चाहिए। ओके, और ये कंडीशन 80k क्या दे रहा है कि k > 0 होना चाहिए। ओके, अब तीनों में सबसे बड़ी कंडीशन आप लोगे, देखो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँ अगर मैं, तो ये आपका 0 है, यहाँ पे कहीं आपका क्या है -1/9 है, और यहाँ पे 3 है, सबसे बड़ा क्या है 0 ही है। तो ये आपका कॉमन कंडीशन निकल के आ गई कि k हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ओके, बट ये अपने आप में इनफ नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, तो हम यहाँ पे BC और AD वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स आए थे, जिसमें से ये जो नीले वाले नहीं ये वाले सबसे बाहर वाले जो हैं ये AD बना देंगे और ये अंदर वाले BC बना देंगे। तो इनका इस्तेमाल करेंगे कि BC > AD होना चाहिए, क्योंकि थर्ड ऑर्डर सिस्टम है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे ये k + 3 × 18k + 2 > होना चाहिए 80k से, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ही आपको, ठीक है, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये k की एक वैल्यू मिल जाएगी 1 से इन्फिनिटी और दूसरी 0 से लेके 1/3। ओके, तो इसका मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपका ये दे देगा k = 1। ये मार्जिनली स्टेबिलिटी की कंडीशन देगा, ठीक है, ये जो बाउंड्री वाला है 1 और ये 1/3 ये, और इनको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1 से √8 आएगा, 1 से √20 आएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पर्टिकुलर किया है। ओके, तो डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा, तो ये थर्ड ऑर्डर में तो हम BC/AD वाली कंडीशन लगा सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस तो आप ये BC/AD वाली कंडीशन से ही करें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब आखिरी के जो क्वेश्चन है लास्ट के कुछ, उसको देखेंगे लेक्चर 7 भी पार्ट 2 के अंदर।